सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ संख्या 2 गद्यभाग राहुल सांकृत्यान का आज अपने लेखक परिचय करेंगे। लेखक परिचय के दौरान आप राहुल जी का कहाँ जन्मे, किस प्रकार उनकी बचपन की पढ़ाई थी, बड़े होकर के कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षा अर्जित की और किस प्रकार की रचनाओं को उन्होंने रचित किया। तो सबसे पहले अपने देखेंगे लेखक परिचय में। देखिए आप राहुल सांकृत्यान का जन्म 1893 में अपने ननियाल के गांव कंधा में हुआ था, जो आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इनका मूल नाम था केदार पांडे। राहुल जी का मूल नाम था केदार पांडे। पैतृक गांव यानी कि उनके माता पिता जहाँ पर रहते थे वो गांव है कनेला। कनेला गांव के वो रहने वाले थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर अनेक शहरों में उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो केंद्र रहे। उसके बाद 1930 में वे श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। श्रीलंका में जाते हैं क्योंकि राहुल जी का जन्म से व्यवहार था घूमगढ़ी जीवन। तो श्रीलंका में जाने के बाद वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं और अपना जो हिंदू धर्म है उसके साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण करके और उसके अनुयायी बन जाते हैं। उनकी मृत्यु 1963 में हो गई। राहुल जी का अंतिम वेला 1963। उनके द्वारा लिखी गई कृतियां, राहुल जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो सबसे पहले है मेरा जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, बागों नहीं दुनिया बदलो। तो ये आज के जो भी जीव हैं जो अपने भारत को करण ला रहे हैं उनको कहा है कि बागों नहीं दुनिया बदलो। दिमागी गुलामी कहते हैं कि आदमी दिमाग से गुलाम है तो वो गुलाम है। गोमकड़ शास्त्र राहुल जी के द्वारा लिखा गया ये उनकी कृतियों का रूप है। तो गद्य की जितनी भी विधाएं हैं, जैसे उपन्यास पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, कहानी पर भी उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, आत्मकथा का भी उन्होंने अपने साहित्य में जगह दी है, यात्रा पर भी उन्होंने लिखा है, जीवनी का रूप भी उन्होंने अपने विधा के अंतर्गत किया है, आलोचना और शोध, ये अनेक प्रकार की विधाओं में उन्होंने भाग लिया है। उनके द्वारा लिखी गई करीब 150 पुस्तकें 150 पुस्तकें उन्होंने लिखी, उनका विमोचन किया है। यात्रा ग्रंथ में राहुल जी को विशेष स्थान था। अन्य विधाओं में बहुत सारे लेखक अपने आप में
बोलचाल है, उसका ढंग भी उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। भौगोलिक वर्णन भी उन्होंने किया है, यानी कि पृथ्वी पर भी घूम करके उन्होंने पृथ्वी के वर्णन की तरह तरह की ऊंचे नीचे पहाड़ नदी नाले सबको उन्होंने अपने विषय का बिंदु बनाया है। इसके अपने जन जीवन की आज जो जीवन है, श्रीलंका में लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं और अन्य स्थानों में कैसा है, भारत में कैसा है, उन्होंने झांकी प्रस्तुत की है। तो राव जी द्वारा हिंदी गद्य भाग का दूसरा अध्याय जिन्होंने अपना शीर्षक दिया लासा की ओर, ये लासा की ओर उन्होंने अपने एक अध्याय का शीर्षक रख करके और लासा की जो यात्रा करते हैं उनका विवरण उन्होंने किया है, जो उनकी तिब्बत की प्रथम यात्रा थी। तो तिब्बत की यात्रा करते हुए राव जी ने लासा की ओर यह शीर्षक लिखा है। तो तिब्बत की प्रथम यात्रा के दौरान लासा की ओर इस पाठ का अध्ययन हम बाद में करेंगे। परिचय जो आपको अच्छी तरह से अपने प्रिय विद्यार्थियों, कल अपने अध्याय संख्या 2 गद्य भाग का राहुल जी की यात्रा वृत्तांत का जो था लेखक परिचय के दौरान हमने पढ़ा। राहुल जी सांकृत्यायन एक भूमकड़ प्रवृत्ति के लेखक हैं, तो उनके द्वारा लिखी गई अपनी यात्रा लहासा की ओर। लहासा क्या है, इसका विस्तार से विवरण हम पढ़ेंगे। लहासा नेपाल से तिब्बत जाने का एक रास्ता है। चाहे चीनी चाहे हिंदुस्तान के सारे जो भी है इस रास्ते से ही जाकर के सामान लाना ले जाने का कार्य होता था। लहासा एक व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी है। ये व्यापारिक रास्ता न होकर के भी सैनिक रास्ता भी यहाँ है। तो लेखक क्या कहता है कि हम लहासा के उस रास्ते की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में किस प्रकार की वहाँ की रहने वाले लोगों का रहन सहन, किस प्रकार रास्ते में आने वाली समस्याएं, लहासा में किस प्रकार चढ़ाई करते हैं और वहाँ पर किस प्रकार की भाषा, वहाँ पर रहने वाले लोगों का किस प्रकार का व्यवहार, जो अपने इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से पढ़ेंगे। तो लेखक कहता है कि मेरे साथी सुमित के साथ मैं उस यात्रा पर गई। तो वहां जाते हैं तो लहासा सबसे पहले ये नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता है। हम चलते हैं तो वहां पर पूर्वजों के द्वारा ज्ञात हुआ कि ये व्यापारी के लिए सैनिक रास्ता भी है। वहां पर लहासा में एक परित्यक्त चीनी किला भी है, जहां पर किसी प्रकार के लोगों का आपस में जाति पाति छुआछूत नहीं है। औरतें वहां पर पर्दा प्रथा रखती हैं। भिखमंगे लोगों के डर से वहां के लोग चोरी के डर से हर किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन 5 वर्ष के बाद जब मैं और मेरा साथी सुमित वहां गए तो वहां पर किसी प्रकार के भिखमंगे नहीं थे। अब चलते चलते क्या करते हैं, वो लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल रखते हैं। पहले उन लोगों को डर लगता था, लेकिन जैसे 5 वर्ष के बाद हम गए तो उन लोगों के पास में जो वहां पर घूमगढ़ प्रवृत्ति के लहासा में रहने वाले जो लोग हैं रास्ते में, वो लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी वहां पर वो लोग मारने के लिए आते हैं या किसी प्रकार अजनबी से बात न करने के लिए आते हैं, तो हम लोग जैसे ही जा रहे थे तो जाते जाते हमने रास्ते पर पहला पड़ाव रखा। तो वहां पर किसी के घर पे, चाहे सास बहू को किसी के घर पे मक्खन सोडा और नमक ये चीज देने के बाद में वो अपने आप चाय बना करके
मिट्टी के बर्तन के टोटेदार बर्तन में बना करके अपने को दे देती है। उनके घरों की व्यवस्था है, बैठने की जगह से चूल्हे थोड़े दूर होते हैं। जब हम दूसरी बार गए तो लहासा के उस रास्ते से जैसे जा रहे तो वहां पर हमें ठहरने के लिए कोई जगह कोई किसी ने घर में अपने प्रवेश नहीं करने दिया। हम घोड़े लेकर के गए तो हमने सबसे पहले वहां पर जाते समय गांव के सबसे गरीब झोपड़े में थे। गरीब झोपड़े में ठहरने के बाद जब हम दूसरे दिन सुबह चलने लगे तो वहां पर एक सुमित ने बताया, क्योंकि सुमित के यजमान वहां पर बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों का शाम के समय छठ पी करके होश उबास में रहना, दुरुस्त रहना, इस प्रकार का व्यवहार है वहां पर। जब हम डाले के रास्ते तिब्बत में जा रहे थे तो वहां पर हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे कि 16 या 17,000 फीट की ऊंचाई थी। 17,000 फीट ऊंचाई पर, और पहले डकैत वहां पर रहने वाले सबसे ये खतरनाक जगह थी डांडा। वहां पर डकैत लोग हैं, वो आदमी को मारते पहले हैं, उसके बाद में उसकी तलाशी लेकर के उनके पैसों को निकाल लेते हैं। हम थक हार गए, बैठे दूसरे दिन डालने के से पहले एक जगह हम रुके और वहां पर हमने चाय पी। दोपहर तक समुद्र तल से हम पहुंच गए थे, समुद्र तल से दोपहर तक पहुंचे तो वहां से समुद्र तल से ऊंचाई थी वो 17-18,000 फीट ऊंची थी। इस प्रकार हम चलते हुए तिहरी की समाधि वाले स्थान पर पहुंचे। तिहरी की समाधि उस जगह लगाई गई थी तो उनका हमने अवलोकन किया। उसके बाद हम जैसे ही चले तो मंगोल, क्योंकि सुमित है वो मंगोल जाति का था, तो मंगोल जाति के जो लोग होते हैं उनका मुंह थोड़ा लाल होता है। जब सुमित अपने घोड़े को लेकर जा रहा था, मैं थोड़ा आगे गया, फिर वहां से पूछा कि वो रास्ता लंगोर का जो रास्ता है वो दाहिने वाला जाता है। तो मैं वहां पर किलोमीटर 2 किलोमीटर जाने के बाद वापस आया तो मेरे वाला घोड़ा आराम से सुस्त था, आराम से चल रहा था। सुमित काफी देर मेरा इंतजार वहां पर करता रहा। काफी समय के बाद मैं वहां पर पहुंचा तो सुमित गुस्से में था। उसने मुझे काफी डांट फटकार लगाई, लेकिन मैंने सुस्ती से उसका जवाब दिया, इसमें मेरा दोष नहीं है, ये घोड़ा ही ऐसा है। तो वहां पर फिर सुमित और हम चाय और सत्तू दिया, शाम को थुक्का पिया। उसके बाद हम चले तो वहां पर देखा तो बौद्ध वचन की 103 पोथियां संग्रहित है। वहां पर उस मंदिर में 103 पोथियां बौद्ध वचन से संबंधित है। एक पोथी का वजन 15 सेर से कम नहीं है। एक जो पोथी है उसका वजन है कम से कम 15 सेर के करीब। तो उसके बाद हम लोग वहां पर से अवलोकन करने के बाद तिब्बत थोड़ा सा सुमित वहां से अपने यजमानों से मिलने का बहाना लेकर के और कुछ पास वाले गांव से इधर उधर यजमानों से पूछता है, क्योंकि तिब्बत है वो जागीरों में बटी है, 2 जागीरों में बटी हुई है। वहां पर मठ है, उनके पास में जमीन है। तो इस प्रकार अंत में हमने भिक्षु नमसे से पास में भिक्षु नमसे के साथ में समय गुजारा और वहां से उनसे हमने अंतिम रूप से विदाई ली। तो इस प्रकार भाषा का जो एक यात्रा थी उसका अवसर ने अपने साथी दोस्त के साथ में सुमित के साथ में ये समय बिताया। जब वहां पर रास्ते में किसी प्रकार के वो लोगों से डर होता है, वो मारने के लिए पड़ते हैं तो टोपी उतारनी होती है, टोपी उतार कर कुछ का उच्चारण करते हैं। कुछ का मतलब होता है दया 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 करो दया करो, इस प्रकार का उच्चारण वहां पर लोगों से करते तो वो माफ कर देते हैं। तो लासा का
एक पहाड़ीदार वो क्षेत्र, एक कठिन रास्ता, लेकिन वहां के लोगों पर किस प्रकार की आत्मीयता है वो देखते ही बनती है। तो आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्न उत्तर बाद में कराएंगे।